ये दिन था 14 अगस्त 2005 का और वक्त सुबह 9:07 जब हीलियोस की फ्लाइट 522 ने साइप्रस के लार्निका एयरपोर्ट से एथेंस के शहर ग्रीस के लिए उड़ान भरी। जहाज में उस वक्त 115 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर समेत 121 लोग सवार थे। जहाज का कंट्रोल हैंस मर्टन नाम के पायलट के हाथ में था, जिनके पास टोटल 16,900 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। उनके साथ को पायलट के तौर पर मौजूद थे पैम्पोस चारलम्बोस, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तकरीबन 7,549 आवर्स तक फ्लाई कर चुके थे। रनवे से टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर जहाज 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस हाइट पर अचानक कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगता है। जब पायलट्स ने इस अलार्म के बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम हुआ कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का अलार्म था। पायलट्स को ये वाला अलार्म सुनकर हैरत का शदीद झटका इसलिए लगा कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म उस वक्त बजता है जब जहाज अभी ग्राउंडेड होता है, लेकिन 12,000 फीट की बुलंदी पर इस अलार्म का बजना पायलट्स की समझ से बाहर था। चुनाचे उन्होंने फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट करने का फैसला किया और जिस लम्हे वो अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये सब बात बता ही रहे थे, उसी दौरान कॉकपिट में मौजूद कई सारे अलार्म एक साथ बजने लगे। जहाज के ये तमाम अलार्म्स इतनी शिद्दत के साथ बज रहे थे कि एटीसी तक पायलट्स की आवाज भी ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रही थी। उसके साथ ही मुसीबत कई गुना उस वक्त बढ़ गई जब प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म बजने लगा, जिसका मतलब ये था कि प्लेन के बहुत से सिस्टम एक साथ ओवरहीटेड हो चुके हैं। जहां जहाज के कॉकपिट में परेशानी का ये आलम तारी था, तो वहीं पैसेंजर कैबिन्स में भी अफरा तफरी मच गई, क्योंकि तमाम मुसाफिरों को सांस लेने में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। क्रू मेंबर्स अगरचे उन्हें पुरसुकून रखने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही थी। फ्लाइट के कैबिन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने पर मुसाफिरों के सामने ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली लटक पड़े। इस वक्त तक जहाज 18,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। दोनों पायलट्स एटीसी के साथ इस सारी प्रॉब्लम को शेयर करने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तक उनकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही थी और चंद ही लम्हों के बाद जहाज का राब्ता एटीसी से मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। उसके बाद भी कंट्रोल टावर वाले फ्लाइट से कांटेक्ट बहाल करने की काफी कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें इस फ्लाइट का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दूसरी जानिब जहाज ऊपर की जानिब उठता चला जा रहा था। आमतौर पर लार्निका से एथेंस पहुंचने के लिए 1 घंटे 45 मिनट की फ्लाइट होती है, यानी इस जहाज को तकरीबन 10:45 पर एथेंस में लैंड करना था। 9:23 पर यह प्लेन 34,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था और 9:37 पर यह फ्लाइट एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गई। 10:12 से लेकर 10:50 तक एथेंस के फ्लाइट कंट्रोल वाले इस जहाज से बार बार राब्ता करते रहे, लेकिन उन्हें कोई जवाब न मिलता। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक इस वक्त तक जहाज को एथेंस के एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन जहाज का कोई अता पता नहीं था। खतरे को भांपते हुए फौरी तौर पर ग्रीस की गवर्नमेंट ने अपने 2 F-16 जहाज को इस फ्लाइट को आसमान में ढूंढने के लिए भेजा और चंद ही मिनट्स के बाद इन दोनों फाइटर जेट्स ने हीलियोस की फ्लाइट 522 को कई हजार फीट की बुलंदी पर ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट का पायलट अपने जहाज को इस फ्लाइट के बिल्कुल करीब ले आया ताकि वो देख सके कि जहाज के अंदर चल क्या रहा है। F-16 के पायलट को जहाज के कॉकपिट में अजीबोगरीब मंजर देखने को मिला। को पायलट की सीट पर एक पायलट बैठा हुआ था, वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर सर झुकाए बिल्कुल बेसुध पड़ा था। उसके बाद फाइटर जेट के पायलट ने अपने जहाज को पीछे किया और फ्लाइट 522 की खिड़कियों से जहाज के अंदर का जायजा लिया, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही कि मुसाफिर जहाज के दोनों तरफ 2 फाइटर जेट उड़ते हुए देखकर भी किसी मुसाफिर ने उन्हें कोई रिएक्शन न दिया। वो तमाम के तमाम अपनी सीट्स पर सर झुकाए बैठे रहे। कुछ देर के बाद फाइटर जेट्स के पायलट्स ने देखा कि एक शख्स कैबिन से निकलकर प्लेन के कॉकपिट की जानिब जा रहा है और फिर कुछ ही देर के बाद वो मेन पायलट की सीट पर बैठ गया। उस शख्स को कॉकपिट में आते देखकर फाइटर जेट के पायलट ने हाथ हिलाकर उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। यूं लग रहा था कि वो शख्स भी फाइटर जेट्स के पायलट्स को कुछ बताना तो चाह रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा। इसी दौरान फ्लाइट 522 के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और ये जहाज एक जानिब को झुकते हुए तेजी से जमीन की तरफ आना शुरू हो गया। पायलट सीट पर बैठा हुआ वो शख्स जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो ऐसा करने में साफ नाकाम नजर आ रहा था। ठीक 12 बजे जहाज के राइट इंजन ने भी काम करना छोड़ दिया। अब इस जहाज पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था और फिर 12:04 पर एथेंस से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ये जहाज पहाड़ों में गिरकर क्रैश हो गया।
इस हादसे में जहाज में मौजूद 121 लोगों की डेथ हो गई। आप जरा उन फाइटर जेट्स के पायलट्स की हालत चेक कीजिए कि जिनके सामने वो जहाज तबाह होने के लिए जा रहा था और वो सिर्फ एक तमाशाई बनकर उसे देख तो सकते थे, लेकिन उन 121 लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद फ्लाइट 522 के क्रैश होने की खबर लोगों के साथ शेयर कर दी गई। फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया और 121 लोगों की डेड बॉडीज एक एक करके वहां से ढूंढ निकाली गई। लेकिन जब इस अफसोसनाक हादसे की वजह जानने के लिए उन डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया गया तो हौलनाक इंकशाफात सामने आए। ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह बताया गया कि जहाज के पायलट समेत तमाम मुसाफिर भी जहाज क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। अब बड़ा सवाल ये सामने मौजूद था कि जब पायलट समेत तमाम लोग जहाज क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो ऑलमोस्ट 2 घंटे तक जहाज का कंट्रोल किसके पास रहा। तो व्यूअर्स, कुछ देर पहले हमने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया था जो पैसेंजर कैबिन से कॉकपिट में आता है और जहाज को कंट्रोल करता है। ये फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोडोमो थे। ये एंड्रियास ही थे कि जिन्होंने जहाज को उस वक्त तक संभाले रखा था और आखिर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को उन्हीं की आवाज सुनाई दी थी। एंड्रियास ने 5 बार मेडे मेडे कॉल करके उनसे मदद की दरखास्त की थी। Flight 5. एंड्रियास के पास जहाज उड़ाने की इब्तदाई ट्रेनिंग तो मौजूद थी, लेकिन उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे बड़े जहाज को कंट्रोल कर सकते। लेकिन फिर भी वो फ्लाइट 522 को आबादी से दूर ले जाने में कामयाब रहे। लेकिन जब इस जहाज के क्रैश होने की वजह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने काम करना शुरू किया तो सबसे पहले ये समझा गया कि जहाज के इंजन काम करना छोड़ चुके थे, उसी की वजह से ये जहाज तबाह हो गया। लेकिन अंदर बैठे हुए लोग तो जहाज क्रैश होने से पहले ही मारे जा चुके थे। तो फिर ये पुरसरार वाकया था क्या? तभी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नजर जहाज के पैनल पर मौजूद एक बटन पर पड़ी और ये बटन था जहाज के अंदर हवा के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते साथ ही उस ऑफिसर के सामने सारी कहानी खुल गई। ये बटन जहाज के अंदर हवा के प्रेशर को कंट्रोल करता है। जहाज का इंजन जब काम कर रहा होता है तो साथ ही साथ वो बाहर से हवा सक करके जहाज के अंदर भी भेजता है ताकि अंदर बैठे हुए लोगों को मुसलसल ऑक्सीजन मिलती रहे। आमतौर पर प्रेशर कंट्रोल करने वाले इस बटन को ऑटो मोड पर ही रखा जाता है और कभी कभार अगर इसे मैनुअल करना पड़े तो जहाज के पायलट या को पायलट को मुसलसल इस पर निगाह रखनी होती है। इस हादसे से एक दिन पहले बोइंग 737 जब रूटीन की सर्विस पर गया था तो वहां इसकी सर्विस करते हुए किसी वर्कर ने लापरवाही से इस बटन को मैनुअल मोड पर करते हुए जहाज को वापस फ्लाइट के लिए भेज दिया और टेक ऑफ करने से पहले पायलट या को पायलट का ध्यान इस जानिब गया ही नहीं कि जहाज में ऑक्सीजन लेवल और हवा का प्रेशर सेट करने वाला बटन ऑटो की बजाय मैनुअल मोड पर है। और यही वजह थी कि धीरे धीरे जहाज के अंदर ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगा और जब कॉकपिट के अंदर अलार्म बजना शुरू हुए थे तो जहाज के दोनों पायलट्स ने इसकी वजह जानने की कोशिश तो शुरू कर दी, लेकिन एक मर्तबा भी उनका ध्यान इस बटन की जानिब नहीं गया। यही वजह थी कि कॉकपिट के अंदर भी ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो गया और दोनों पायलट्स बेहोशी की जानिब जाने लगे। अब पैसेंजर कैबिन्स में तो ऑक्सीजन लेवल कम होने पर ऑटोमेटिकली मास्क सामने आ जाते हैं, लेकिन कॉकपिट में मास्क नीचे नहीं गिरते। यही वजह थी कि ऑक्सीजन ना मिल पाने पर दोनों पायलट्स बेहोश हो गए। इसी दौरान जहाज के पीछे बैठे हुए क्रू मेंबर्स और मुसाफिर भी एक एक करके बेहोश होने लगे क्योंकि उन्हें भी ऑक्सीजन देने के लिए सिर्फ 12 मिनट तक सप्लाई मौजूद थी और ऑक्सीजन न मिल पाने पर जहाज में मौजूद तमाम लोग एक एक करके दम तोड़ रहे थे। जहाज अब ऑटो पायलट मोड पर एथेंस की जानिब बढ़ रहा था। उसमें मौजूद तमाम लोग मर चुके थे सिवाय एक शख्स के, जो फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास था। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो शख्स इतनी देर तक जिंदा कैसे रहा तो आपको बताएं कि एंड्रियास स्कूबा डाइवर भी थे और समंदर की तह में जाने वाले स्कूबा डाइवर्स अपनी सांस लंबे अरसे तक रोकने की महारत रखते हैं। वो पूरी कोशिश करके जहाज के कॉकपिट तक पहुंचे और उसे कंट्रोल करने की एफर्ट करते रहे। आखिर तक वो इस जहाज को तबाह होने से बचाने की कोशिशों में लगे रहे, लेकिन सैडली वो इसमें कामयाब न हो सके और वो जहाज पहाड़ियों से टकराकर तबाह हो गया। इस प्लेन क्रैश के कई महीने के बाद बिलाखिर इसकी डिटेल रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये बताया गया कि 121 लोगों के मरने की असल वजह सिर्फ वही एक बटन था जो ऑटो मोड की बजाय मैनुअल पर कर दिया गया था। अगरचे उस रिपोर्ट में तो नहीं कहा गया, लेकिन हमारी नजर में इन 121 लोगों की मौत के असल जिम्मेदार इस प्लेन की सर्विस करने वाले वो वर्कर्स थे कि जिन्होंने गफलत के साथ इस बटन का मोड चेंज कर दिया। लेकिन बाज एक्सपर्ट्स की राय में दोनों पायलट्स को भी टेक ऑफ करने से पहले ये देख लेना चाहिए था कि जहाज के तमाम कंट्रोल सिस्टम्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपकी नजर में
असल कसूरवार कौन था? क्या इस बोइंग 737 का रूटीन चेकअप करने वाले वो वर्कर्स या जहाज के दोनों पायलट्स जिन्होंने बिना देखे जहाज के साथ उड़ान भर ली, या आपके ख्याल में जहाज के अंदर मौजूद तमाम लोगों की किस्मत में ऐसा होना लिखा था? इसी एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। अगर वॉइस डेली की आज की एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।